नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 50th, कहने का मतलब 50वें एपिसोड के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 51, 51वें एपिसोड के सवालों को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं कि सर, अगर चंद्रमा 8वें भाव में उच्च के हों और शुक्र 12वें भाव में नीच के हों, तो क्या सिल्वर की अंगूठी और कड़ा पहन सकते हैं क्या? या परफ्यूम का यूज कर सकते हैं क्या? परफ्यूम चूंकि शुक्र के लिए होता है, खुशबूदार चीजें या सजावट की चीजें जो कि शुक्र को डिनोट करती है, और साथ ही साथ जो सिल्वर होता है या फिर चांदी होती जिसे हम कहते हैं, वो चंद्रमा के लिए रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो देखिए, मेरा कहना हमेशा ये बनता है कि ऑब्वियसली इनके रत्न तो नहीं पहने जा सकते, लेकिन जहां तक धातुओं का सवाल है, जहां तक खुशबू का सवाल है, जहां तक परफ्यूम का सवाल है, तो मैं कहूंगा कुछ हद तक थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अति नहीं कर देना चाहिए, जैसे कि बहुत मोटा कड़ा पहन लिया है ना, तो बहुत मोटे मोटे कड़े नहीं पहन सकते। एक रिंग पहन लिया, बहुत पतला सा कड़ा पहन लिया, चलेगा। देखिए, ना पहने तो बहुत अच्छा, परफ्यूम ना लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई ऐसे जॉब होते हैं, कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां पर लगाना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से फिर वहां पर आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, बड़ा ही लाइट। और रही बात धातु की, तो धातु भी बहुत ही हल्की। प्रदीप जी के बाद प्रवीण जी मुझसे कहते हैं कि कन्या लग्न एवं राशि की कुंडली में यदि बुध 12वें भाव में हो, लेकिन चलित चक्र में ये फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट लगन में आ जाए, तो क्या जातक बुध का रत्न पन्ना डाल सकता है? प्लीज एडवाइस करें। ठीक है, देखिए, आपने पहले कहा जैसे कन्या लग्न कुंडली में बुध जो है वो 12वें भाव में है। यदि लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो जाता है, तो चाहे वो चलित चक्र की बात करें, चाहे वो किसी भी प्रकार के सूक्ष्म कुंडलियों की बात कर लें, वहां पर यदि वो अच्छा होता भी है तो भी उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे मना करूंगा कि आपको बुध का रत्न या भी किसी भी लग्नेश जो भी खराब हो जाता है उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। प्रवीण जी के बाद अमृता जी मुझसे कहती है कि नमस्ते सर। नमस्ते अमृता जी। सर, अगर लग्न में शनि तुला राशि में नवम भाव, अच्छा, लग्न कुंडली में शनि तुला राशि में नवम भाव में हो पर 0 डिग्री के हो, और वो नवमांश में भी तुला राशि में हो और वर्गोत्तम हो, सही बात है, तो क्या लग्नेश शनि बली हुआ क्या, या फिर 0 डिग्री की वजह से निर्बल हो गया? देखिए, नवमांश में यदि वो वर्गोत्तम है, इसका ये मतलब नहीं कि शनिदेव बली हो गए। बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती, फिर हम वहां पर भी तो हमें देखना चाहिए, दशमांश में भी तो देखेंगे, चतुर्विशांश में भी तो देखेंगे। तो बात ऐसी है कि वर्गोत्तम हो जाने से, एक ही जैसे दूसरी सूक्ष्म कुंडलियों में बैठ जाने से वो ग्रह बली नहीं हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उत्तम हो जाता है। तो बली नहीं है, निर्बल ही अभी भी रहा वो, उसे बल देने की जरूरत तो आपको यहां पर पड़ेगी। सविता जी मुझसे कहती नमस्कार। नमस्कार सविता जी। धनु लग्न कर्क राशि के कुंडली में शुक्र मारक है, तो शुक्र दशा में शादी होगी क्या? और कुंडली में शुक्र केतु के साथ मेष में हो तो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उसकी महादशा या अंतरदशा में शादी नहीं हो सकती। शुक्र मारक किसी कुंडली में हो गया, अब उसकी दशा तो 20 साल चलेगी। अभी किसी व्यक्ति की उम्र है 21 साल, 22 साल, आने वाले 20 साल जो है वो शुक्र की दशा चलने वाली है। तो क्या आने वाले 20 साल, जब तक वो 40 साल का नहीं हो जाता, 42 साल का नहीं हो जाता, तब तक क्या उसकी शादी नहीं होगी? किसी भी प्रकार के मारक ग्रह की या खराब ग्रह की दशा का चलने का ये मतलब नहीं है कि उस दशा में शादी नहीं होगी। ये गोचरों से देखा जाता है, मैं तो गोचरों से कैलकुलेट करता हूँ,
और उसके आधार पर आपको ये बताते हैं कि भाई आपकी शादी के योग हैं या नहीं। रही बात आपने कहा कि शुक्र और केतु का मेष राशि में क्या प्रभाव होगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पुराने मेरे वीडियोस देखिए, उसमें सारा सीरीज आपको मिलेगा। उसमें मैंने आपको यह बताया कि कौन सा ग्रह किस राशि में कब कहाँ किस लग्न कुंडली में कैसे बैठेगा, तो अपने कैसे महादशा अंतरदशा में फल देगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकती हैं। राजा राम भट्ट जी मुझसे कहते हैं, डियर डॉक्टर गौरव जी, मिथुन लग्न में गुरु अगर 7th हाउस में हंस योग बनाता है तो कुंडली तो गुरु कारक होगा या अकारक, उसका रत्न यूज करना कि नहीं? थैंक्स। ओके राजा राम जी, यदि बुध की कुंडली है या मिथुन लग्न की कुंडली है या फिर कन्या लग्न की भी कुंडली है, तो यहाँ पर गुरु जो है वो अकारक कभी नहीं होते हैं। मैंने वीडियोस बना करके आपको समझाया भी है पहले कि इन कुंडलियों में गुरु बाधकेश नहीं होते हैं, कोई मारक ग्रह नहीं होते हैं, कोई अकारक ग्रह नहीं होते हैं, और इवन चूंकि स्वराशि आकर के बैठ गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी ये कर लेते हैं। तो बिल्कुल यदि गुरुदेव या बृहस्पति देव की डिग्रीज या फिर उनके बल में कमी आपको दिखती है तो आप उनका रत्न जरूर से धारण कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बहुत अच्छे ग्रह हो जाएंगे। आशीष जी मुझसे कहते हैं, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आशीष जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर 4th हाउस पर नीच के शुक्र के साथ मंगल की युति हो तो चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्या? अगर लग्नेश उच्च के होकर साथ में हो तो नीचभंग होगा क्या? ठीक है, देखिए आशीष जी, ऐसा है कि सही बात आपने कही कि मंगल और शुक्र यदि साथ में आकर के बैठते हैं तो इंसान जो है वो वासना की तरफ ज़्यादा और जल्दी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन अधिकतर इसका प्रभाव जो है पंचम भाव या पंचमेश से कहीं संबंध हो तो ज़्यादा होता है। जैसे पंचम भाव पर मंगल शुक्र का दृष्टि पड़े या पंचम भाव पर ही मंगल शुक्र आकर के बैठ जाए या पंचमेश के साथ मंगल शुक्र आकर के बैठ जाए, पंचमेश पर कहीं प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो चरित्र पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और इसी तरह का प्रभाव पड़ता है कि वो वासना की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है या फिर होती है। लेकिन हाँ, हम इस बात से भी नहीं नकार सकते कि यदि कुंडली के किसी दूसरे भाव में भी मंगल शुक्र की युति है तो वो व्यक्ति वासना से प्रभावित नहीं होता है। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यह मंगल शुक्र की युति वासना की तरफ प्रभावित करती है और चरित्र पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का संशय पैदा कर सकती है। हालांकि दूसरे ग्रह जैसे कि गुरु हुए या ना शनि हुए, यदि ये लग्न पर आकर के बैठते हैं या कहीं अच्छे बैठ जाते हैं तो इंसान जो है ठीक है वासना की तरफ ज़्यादा प्रभावित तो होता है, लेकिन वो कभी गलत काम नहीं करता है, हाँ, धोखेबाजी नहीं करता है, कुछ गलत तरह से वासना या फिर किसी इस तरह की चीज़ों को पाने का उद्देश्य नहीं बनाता है। उसमें ह्यूमैनिटी रहती है, उसमें इंसानियत रहती है, वो एक अच्छा इंसान भी बनता है। तो गुरु या शनि का प्रभाव भी और लग्नेश का भी अच्छा होना बेहद जरूरी है। अब आपने ये भी कहा कि लग्नेश जो है वो नीच राशि के मंगल, चूंकि मंगल शुक्र में मंगल नीच राशि के वहाँ पर लग्नेश आकर के बैठ गए हैं तो ऑब्वियसली ये जो मंगल हैं उनका नीच भंग हो जाएगा। केवल आपको चंद्रदेव का यहाँ पर बल देखना है कि चंद्र के पास बल कितना है। बराबर यदि चंद्र बली हैं तो जरूर से वो नीच भंग कर देंगे और नीच भंग राजयोग की स्थिति भी निर्मित हो जाएगी। लेकिन मंगल शुक्र की युति तो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, उसी तरह से वासना की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने वाली है। आशीष जी के बाद पद्मजा जी मुझसे कहती हैं कि सर, आई आस्क्ड इन सवाल जवाब एपिसोड बट आई एम वेटिंग नॉट गॉट द रिप्लाई। अच्छा, आप लोग कॉमा वगैरह नहीं लगाते ना, तो मैं एक साथ उस सेंटेंस को पढ़ जाता हूँ। आई एम आस्किंग अगेन, प्लीज रिप्लाई सर। बुध in 8th for तुला राशि combust and retrograde, how will be दशा for the native? पद्मजा जी ये कह रही हैं कि इन्होंने मुझसे सवाल जवाब में एक प्रश्न पूछा था लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो फिर से मुझसे कुछ पूछ रही हैं। कहती हैं कि बुध यदि 8वें भाव में तुला राशि के साथ है, कंबस्ट है और रेट्रोग्रेड भी है तो उसका क्या फल होगा। तो देखिए पद्मजा जी, ऐसा है कि
जैसे आपने कहा कि तुला राशि में बैठे हुए हैं बुध, मैंने हमेशा आपको यह बताया है, हर किसी को यह बताया है कि मेरी सीरीज है, पूरी सीरीज है सारे ग्रहों को लेकर के, हर ग्रह कुंडली के हर भाव में कैसे बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, ये मैंने उन वीडियोस में आपको बता करके रखा है। आप जाइए वहां पर जाकर के देखिए, मर्क्यूरी इन 8th हाउस डाल दीजिए, बुध अष्टम भाव में ऐसा डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। रही बात कि भाई ये कंबस्ट है और रेट्रोगेट है तो क्या फल देंगे, तो रेट्रोगेट होता है सबसे ज्यादा फल देने वाला और कंबस्ट होता है कम फल देने वाला। क्योंकि दोनों ही हो गए तो ये यहाँ पर जो है ये एक सम हो गए, मतलब न ज्यादा बली रहे न ज्यादा कमजोर रहे, है ना। तो बुध यदि अपनी महादशा या अंतर्दशा में चल रहा है किसी भी इंसान को तो वो अपने खराब फल दे सकता है, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो मेरे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। सुनील करण जी मुझे कहते हैं, नमस्कार डॉक्टर गौरव, वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड इनवैल्यूएबल गाइडेंस, थैंक्स फॉर योर इनवैल्यूएबल एडवाइस। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आपके माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनसे पर्सनली ना कमेंट कर पाता हूं, ना पर्सनली उनके मैसेजेस का या फिर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इस सुनील जी के माध्यम से, सुनील जी के इस कमेंट के माध्यम से मैं सुनील जी का तो, लेकिन साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी मुझे इतना प्रेम देते हैं, इतना ज़्यादा इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और फिर सारे जो वीडियोस हैं इन सबको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप मेरे साथ, इसी तरह से मैं भी आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरे पास शक्ति है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूँगा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।